तो ये ऑन हो गया। तो ये टॉपिक था इम्यूनिटी का। और हमें पता चला था कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होगी। एक को हम लोगों ने नाम दिया था इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी तरीके की इम्यूनिटी थी एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो होती है इसके बारे में बोला जाता है इम्यूनिटी बाय बर्थ। वो इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ मिली है, बचपन से हमारे पास इम्यूनिटी है। और इस इम्यूनिटी के चार टाइप क्या बोलेंगे, चार तरीके से बताया गया था कि चार तरीके से इम्यूनिटी हमको मिल सकती है। एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत। पहला टाइप है जिसको हम लोगों ने बोला था फिजिकल बैरियर। ये वो बैरियर है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिजिकली रोकते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ना कर पाए। दूसरा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरे तरीके के बैरियर थे जिन्हें हम लोगों ने बोला था सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर। और चौथे तरीके के बैरियर थे जिन्हें हमने बोला था साइटोकाइन बैरियर। ओके, तो हमें बाय बर्थ क्या क्या मिला है वो हमें समझना चाहिए। जो हमें जन्म से मिला है और जो हमारे को जन्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में घुसने से रोक, उनमें से एक बैरियर है। दूसरा फिजिकल बैरियर में हमारे पास एक है स्किन। स्किन हमारी बॉडी को बचाती है कि कोई हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन ना पहुंचे। इसके अलावा एपिथेलियम, और ये एपिथेलियम म्यूकस एपिथेलियम भी हो सकती है। और ये म्यूकस एपिथेलियम आपको तीन जगह मिलेगी। एक तो जीआई में, व्हाट इज जीआई? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पूरा जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस मिलेगा। ओके, इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी, कौन सा बेटा? जेनाइटल सिस्टम में और यूरिनरी। आपको मालूम है जेनाइटल और यूरिनरी इन सिस्टम में आपको एपिथेलियम मिलेगा म्यूकोसा वाला। तो ये फिजिकल बैरियर। फिर आपको बताया गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ केमिकल्स होंगे जो हमारी बॉडी में रिलीज होंगे और वो केमिकल हमको बचाएंगे इन्फेक्शन से। ये अगर आप लोगों ने अंदर आते वक्त शोर मचाया तो मैं आप लोगों को भगा दूंगा, ये बात आप ध्यान रख लें। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास माउथ में है सलाइवा, आंखों में है बेटा टीयर्स, इसके अलावा बेटा स्टमक में है एससीएल, और इसके अलावा स्वेट है जो जिसको हम लोग पसीना बोलते हैं। इन सब में हमारे पास एक एंजाइम है, याद है कौन सा एंजाइम? इट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम है जो हमको बचाता है बैक्टीरिया से या वायरस से, खासकर बैक्टीरिया से बचाता है। इसके बाद सेलुलर बैरियर में हमारे पास कुछ सेल्स थी और वो सेल्स आपको याद होनी चाहिए। PMNL, व्हाट इज PMNL? ये एक प्रकार की न्यूट्रोफिल। और मैं तो गिन लेता हूं तो मेरे लिए फायदा हो जाता है। 4 सेल बताई गई हैं, कितनी सेल? 4। देखो, एक तो PMNL थी, एक थी बेटा मोनोसाइट, याद है? मोनोसाइट थी SAPNK सेल। कौन सी सेल? NK सेल, नेचुरल। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस,
जितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं उतने प्रकार के मैक्रोफेजेस, एरियोलर की अपनी, एडिपोज की अपनी। और फिर मैंने साइटोकाइनिन बैरियर में आपको बताए थे हिपैरिन, पूरा याद है? चलो क्या था हिपैरिन, ये कुछ मदद कर रहे थे, और इसका याद आया, और इसके अलावा क्या था? सच बताए तो ये बैरियर नहीं है, हेपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये बैरियर नहीं है। इन्होंने एक रिएक्शन की थी, नाम बताओ, इन्फ्लेमेशन। बोलो कौन सी रिएक्शन? और मैंने इन्फ्लेमेशन के 4 साइन बताए थे, याद है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और हीट। टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? और मैंने साइटोकाइनिन बैरियर में एक बैरियर का नाम दिया था इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वो प्रोटीन है जो वायरस की एक्टिविटी को नहीं लगी है, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बारे मेरे बच्चे सही से लगा बेटा, आइए प्लीज आइए, सही से बेटा लगाइए वरना वो कम और टाइटली करिए। ऑनलाइन के बच्चों का तुम ध्यान ही नहीं रख रहे, बच्चों में तुम्हारे साथ। चलो सही से लगाओ, पागल हो तुम बिल्कुल। हाँ सर कह रहा, हाँ पागल है। चलो एक बार और आप लोग के लिए, तो वो इम्यूनिटी जो बेटा बचपन से आपके पास है, दैट इज नोन एज इनेट। अरे भैया शांत हो जाओ, कल से अंकित 6 बजे क्लास बंद कर दिया करो, ये दरवाजा। अब अगर वो बाबा जी नहीं छोड़ सकते तो इनको यहीं से बाहर जा भेज दिया करो। इनेट इम्यूनिटी बचपन से है, बोलो क्या नाम है? इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है। 4 तरीके हैं, एक कौन? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइको। फिजिकली रोक रहे हैं। फिर मैंने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो आपने एक्वायर की है, इट इज एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन, सब मामला बेकार कर देते हो। तो ये हमको बचपन से नहीं मिली, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसे एक्वायर करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमें क्या हो रहे हैं? इन्फेक्शन। तो जितना ज्यादा इन्फेक्शन होता जाएगा उतनी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। तो अजीब बात है कि इन्फेक्शन से मिलने वाली इम्यूनिटी का नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले तो बुक को, एनसीईआरटी बुक को कंठस्थ कर लो कि भाई 2 प्रकार की इम्यूनिटी, एक इनेट, दूसरा पक्का। इनेट इम्यूनिटी में कितने बैरियर? 4 दिख गए। और बेटा अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात बाकी है, वो मैं बता दूंगा। फिर मैंने कहा था कि जब तुम ये एनसीईआरटी छोड़कर मेरी तरह सोचने लगोगे, तो मैंने कहा था किसी भी पैथोजन का, आपकी जिंदगी में कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, उसका ध्येय है, उसका उद्देश्य है कि वो आपके ब्लड में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? और अगर ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया पहुंच गया तो वो आपकी हर एक सेल में पहुंच सकता है, क्योंकि ब्लड हर सेल तक पहुंचता है। यस और नो? तो अब कोई भी पैथोजन ब्लड तक जाना चाह रहा है, तो ब्लड तक जाते वक्त उसको जितनी भी प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है, डिफेंस सिस्टम मिलते हैं, उनके हमने 3 नाम बताए थे, याद है? पहला बताया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब किसी को याद है कि नहीं याद है, लेकिन आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। बोलो क्या? जब कोई भी पैथोजन पहली बार जिस चीज से भी टकराएगा, दैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन। बैक्टीरिया मेरी बॉडी में घुसना चाहते हैं सबसे पहले सलाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल कैविटी, ईयर, आई,
ये सबसे पहले इंटरेक्शंस हैं और ये पहले इंटरेक्शन क्या बनाएंगे? फर्स्ट लाइन। बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आ सकता है? स्किन, स्किन आ सकता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन आ सकता है, और टीयर, टीयर आ सकता है, सलाइवा, नो सर, एससीएल, यस। अगर मुंह से निकल गया तो कहां पहुंचेगा? पेट। एससीएल आ सकता है, और क्या आ सकता है? स्वेट। तो बताओ आपके कितने बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में निकल गए? पता ही नहीं। ये वाला फिजिकल, ये वाला यही सही है, आप सही पढ़ रहे हो। ये वाला फिजिकल है और ये वाला फिजिकल। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि बॉडी को हम लोग को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखना है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो बैरियर आपके निकल लिए। बोलो कौन? फिजिकल, दूसरा फिजिकल। इसके बाद बोला पैथोजन की मैं एंट्री कर गया, मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काट लिया, निकल गया। बोले कैसे निकल सकते हो? ऐसे कैसे? तुम स्किन को काट के, तो किसी दिन तुम्हें ब्लेड लगी, किसी दिन तुम गिर गए, गिरने की वजह से तुम्हारी को चोट लग गई, चलते चलते किसी ने नाखून मार दिया, लड़ाई हो गई, नाखून मार दिया, बताओ क्या निकल गई? स्किन। क्या खत्म हो गई? और जैसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हुई, वैसे ही आई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बच्चा मेरे बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ो। इट इज नोन एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये स्किन के जस्ट नीचे और ब्लड के पहले, स्किन के और ब्लड के पहले। समझ में आया? तो बोले स्किन के जस्ट नीचे मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बोलो कौन? और कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पढ़ाए हैं दो, एक एरियोलर, याद है? एडिपोज, याद है? बोले इन कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल हैं, जैसे कि मास सेल। बोलो क्या नाम? और इनमें है मैक्रोफेजेस। फिर से बोलो, मैक्रोफेजेस हैं। तो बताओ मास सेल और मैक्रोफेजेस जो डिफेंस देंगी वो, बोलो। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मास सेल कमाल कर रही है वो क्या है? बताओ, ये क्या सिक्रीट कर रही है? हिपैरिन और हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा आपके हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन घटेगा कि बढ़ जाएगा? किसी को मतलब नहीं। अगर बैक्टीरिया घुसा तो वहां पर बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लड सर्कुलेशन घटाएं कि बढ़ा दें? बढ़ा दें। तो बताओ वैसो डायलेशन चाहिए, तो हिस्टामिन ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स का डायमीटर घटाएगा कि बढ़ाएगा? और डायमीटर बढ़ गए तो ब्लड सर्कुलेशन। कौन? हिस्टामिन। हिपैरिन उस ब्लड को क्लॉट, तो शुरुआत में ब्लड क्लॉट, ताकि ब्लड वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। कहां पर? जहां पर चोट लगी है। तो जहां भी चोट लगी है वहां पर पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, ताकि ब्लड के साथ आने वाली सेल्स, इन सेल का नाम बताओ। एनके। व्हाट इज एनके? फिर से बोलो। और मोनोसाइट। बोलो कौन? मोनोसाइट, याद आया? और न्यूट्रोफिल। बोलो कौन? तो बताओ इधर से कौन कौन सी सेल आ रही है? न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट। कहां से आ रही है? और कनेक्टिव टिश्यू की खुद की मैक्रोफेज। और सेल क्या निकाला? हिपैरिन, हिस्टामिन, तहलका समझ जाता है। चोर घुसा, चोर घुसा, चोर घुसा, अरे वायरस घुसा, वायरस घुसा। कैसे घुसा? स्किन कट गई। अब बोले स्किन कट गई, पहला डिफेंस गया। बोले हाँ हमारी पहली लाइन टूट गई भाई, हम पहली लाइन में टूट गए, अब क्या करें? बोले अब भैया उस वायरस को ब्लड से आने से बचाना है, ब्लड के अंदर घुस गया तो हमारी तीसरी लाइन गई। तो बोले ब्लड में आने के पहले वहां पर पहुंचा के कौन कौन मार सकता है? न्यूट्रोफिल ने कहा हम मार देंगे, मोनोसाइट ने कहा हम मार देंगे, एनके सेल ने कहा हम मार देंगे, मैक्रोफेज ने कहा तुम वहीं रुको हम पहले मार देंगे। पर ये चारों सेल एक साथ उस बैक्टीरिया पे अटैक की, लेकिन ये तो मैक्रोफेज है, यहीं प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? लेकिन ये सेल कहां प्रेजेंट है? ब्लड में। इसलिए जहां कट लगा है वहां पर इनको लाने के लिए ब्लड घटाना पड़ेगा, बढ़ाना। इसलिए बताओ ब्लड वेसल का वॉल्यूम, डायमीटर कम करें कि ज्यादा? तो ब्लड सर्कुलेशन
बढ़ेगा। इसलिए जहां थप्पड़ मारा जाता है वहां पर नीचे स्किन का पार्ट टूट रहा है, और टूट रहा है तो बताओ क्या चालू हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। तो याद रखना, इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन एक रिएक्शन है जो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करते हैं। तो कोई पूछे इन्फ्लेमेशन जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। जगाओ इसको। चश्मा लगा के सो रहे बिटिया, चार चार आंखें फिर भी चारों बंद कर रखे। ठीक है, कोई नहीं, हम ही गलत पढ़ा रहे। तो बताओ, ये फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में कौन कौन निकल लिया? सेलुलर। कौन निकल लिया? बोलो। और साथ में कुछ साइटोकाइन। बोलो कौन कौन? हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। बोलते हैं कुछ बैक्टीरिया इतने बदतमीज कि उन्होंने फर्स्ट लाइन तोड़ा और फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन तोड़ करके ब्लड में पहुंचे। कहां पहुंचे? और बोले कहे आ गया दिल्ली, और अब हम ब्लड में आए हैं और हम ब्लड की ऐसी तैसी करने वाले हैं। ब्लड ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए इंतजाम है हमारे पास। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फिर से बोलो, हमको भगवान ने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दी है। क्या दी है? और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज बाय ब्लड सेल्स। बोलो किसके द्वारा? ब्लड सेल्स के द्वारा है। और ब्लड सेल्स में हमने पढ़ी है 3 प्रकार की सेल्स। सुने हो? एक है आरबीसी। बोलो। आरबीसी से कहा गया भैया वायरस ब्लड में आ गया, कुछ करो। बोले हमसे कुछ ना होगा, हम केवल ऑक्सीजन के लिए बनी है, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी इम्यून सिस्टम से। हमें भगवान ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है? ऑक्सीजन लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। हमारा एक काम है, तुम्हारे लिए लड़ाई झगड़ा ना कर पाएंगे। कौन बोला? आरबीसी ने कहा हमसे ना हो पाएगा, तुम अपना लड़ो वायरस बैक्टीरिया से। हम हैं ब्लड में जरूर, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना। फिर तभी प्लेटलेट से बोला गया, प्लेटलेट बहन तुम कुछ करो। बोले हमारा भी कोई मतलब नहीं, हम केवल कोआगुलेशन रोकते हैं। क्या रोकते हैं? या तो रोकते हैं या तो कराते हैं, दोनों काम करते हैं। कोआगुलेशन कराते भी हैं और रोकते हैं। तो बोले तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। बोले ना। तो अब कौन बची? WBC। बोले क्या तुम सब के सब नकारे लोग हो? इस वायरस बैक्टीरिया में हमारे पास क्या है? WBC। बोले WBC जो है, जो क्या पैदा करती है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। धैर्य तो बचेगा नहीं तुम में, लेकिन जिनमें भी धैर्य है वो ध्यान सुनेंगे। WBC कहेंगी कि हमें भगवान ने 2 प्रकार का बनाया है। कितने प्रकार का? एक का नाम है ग्रैनुलोसाइट। फिर से बोलो। एक का नाम है ग्रैनुलोसाइट और एक का नाम है एग्रैनुलोसाइट। बताओ WBC कितने प्रकार की? एक कौन? एक। और ग्रैनुलोसाइट के पास 3 ग्रेन्यूल। कितने? बोले एसिडिक ग्रेन्यूल जिनके पास हैं, जिनके पास एसिडिक ग्रेन्यूल हैं, उनका नाम इओसिनोफिल। बोलो क्या नाम है? इओसिनोफिल। एकदम शांत रहो। एक सेल बोल रही है मेरे पास है बेसोफिल। बोलो क्या है? बेसोफिल। सॉरी, मेरे पास है बेसिक ग्रेन्यूल। बेसिक ग्रेन्यूल ये बेस लविंग है। सॉरी, दीज आर नॉट बेसिक ग्रेन्यूल, दीज आर द बेस लविंग। इट इज नोन एज बेसोफिल। और कुछ ग्रेन्यूल ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। बोलो, जिनके पास न्यूट्रल ग्रेन्यूल है वो है न्यूट्रोफिल्स। तो बताओ WBC में कौन कौन? बोलोगे नहीं? बोलो। एक कौन? ग्रैनुलोसाइट और एक। और ग्रैनुलोसाइट में कितने प्रकार के ग्रेन्यूल? 3। बोलो। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक लविंग, बेसिक लविंग, न्यूट्रल लविंग। तो इनसे पूछा गया तुम कुछ कर सकती हो? तो उसने कहा यस, मैं वो काम कर सकती हूं जो मास सेल करती थी।
बेसोफिल ने कहा मैं वो काम कर सकती हूँ जो क्या करती थी, यानी मैं क्या सिक्रीट कर सकती हूँ, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। इयोसिनोफिल ने कहा हमको छोड़ दो। न्यूट्रोफिल ने कहा मैं तो फैगोसाइटोसिस कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, यानी जो बैक्टीरिया घुसा है उसे खा जाऊंगी। यस और नो? अब जगह नहीं बची। अब है ए ग्रेनुलोसाइट। बोलो कौन? और ए ग्रेनुलोसाइट में भाइयों बहनों मैं इस जगह से निकालने की कोशिश कर रहा हूं जगह। ए ग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की सेल, एक का नाम है मोनोसाइट। फिर से बोलो, मोनोसाइट। आधे लोग तो लुढ़क गए हमें लग रहा। यस सर, सब लोग साथ में हो? बोलो मोनोसाइट है। मोनोसाइट ने कहा मैं मैक्रोफेज की तरह काम कर सकती हूं। जैसे मैक्रोफेज फाइगोसाइटोसिस करती थी मैं भी कर सकती हूं, जैसे न्यूट्रोफिल फाइगोसाइटोसिस करती थी मैं भी कर सकती हूं। सब लोग अपनी अपनी बात बता रहे, तभी आई द ग्रेट लिम्फोसाइट। फिर से बोलो, लिम्फोसाइट। बोलो कौन? और लिम्फोसाइट ने कहा मैं दो प्रकार की, एक का नाम बी सेल और एक का नाम टी सेल। इसका मतलब ब्लड की सिक्योरिटी बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? इतना समझ लेना, ब्लड के अंदर घुस गए तो आपको कुछ लोग, एक दो लोग मारने वाले नहीं मिलेंगे। आपको कौन कौन मारने वाला मिलेगा? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी बी सेल, टी सेल। और ये जो बी सेल और टी सेल हैं, यही हैं जो मुख्य लोग हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का। कौन? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बी सेल एंड टी सेल, और इनकी वजह से आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसी? तो मैंने तो गिचपिच सड़ा दिया, मैंने तो रायता फैला दिया। अब समेटने का काम तुम्हारा है। कर पाओगे? पक्का? और इसको नहीं बोलते हैं समेटना। समेटना जानते हो किसको बोलते हैं? जानते हो? कर पाओगे? तो जय माता की। अब दिख रहा है? बताओ कितने लाइन ऑफ डिफेंस? तीन है। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बच्चा इधर देखो, प्यारे बच्चे इधर देखो, ठीक? हाँ, प्रेम से बोल रहे, अगली बार थप्पड़ मारेंगे। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। और हर पैथोजन कहां घुसना चाहता है? ब्लड। तो ब्लड का जो डिफेंस है, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू का, और बाकी सब स्किन, म्यूकोसा, सलाइवा, टीयर, एससीएल, स्वेट। बड़े होशियार हो गए। कौन पढ़ा रहा है? चलो। अरे नहीं नहीं, ये मत क्या करो। आई नेवर लाइक इट। तालियां वालियां बजाने, मैं कोई नाचने गाने वाला थोड़ी ना। वाह उस्ताद वाह। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। अब हम घुसे कनेक्टिव टिश्यू में। कहा? स्किन कट गई, कनेक्टिव टिश्यू में घुसे। और जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में घुसे दोस्त, वैसे मिली मास सेल, पेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और मैक्रोफेज। पक्का? मैक्रोफेज फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन। लेकिन क्या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया? और ब्लड के साथ दौड़ी चली आ रही है? कितने लोग? 3। एनके सेल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएल। याद है? सब दौड़ी चली आ रही हैं। फर्स्ट की सेकंड इसको भी क्रॉस कर गया गुरु वो, और वो घुस गया ब्लड में। कहां घुस गया? अब वायरस बैक्टीरिया ब्लड में घुस गया, और ब्लड कह रहा अच्छा तो तुम आ गए बॉर्डर तोड़ के, अच्छा तो तुम स्टेट पुलिस को भी धोखा दे दिए, अब दिल्ली में घुस गए, संसद भवन में घुसने नहीं, क्योंकि हमारे पास है 3 ठो सेल। कितनी? एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी से कहा गया चलो बंदूक मारो, बोले हम तो जा रहे हैं ऑक्सीजन। ले गए। प्लेटलेट वाला तुम, बोले हम जा रहे हैं कोआगुलेशन। कौन आया? डब्ल्यूबीसी। कितने प्रकार की दिख रही हैं? वाकई दिख रही है।
अच्छा, कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा? हाथ उठाओ प्लीज। झूठ है ये। सूरज तुम्हें आ रहा है कसम से? तो फिर तो आज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। अरे वाह, बताओ ग्रेनुलोसाइट और सूरज यूपी बोर्ड से ना, तो कभी कभी कह देते हैं सर हमको बहुत कम समझ में आता है, तो हम करते हैं। अबे तुम लोग यूपी बोर्ड के ना बच्चे, अब 3 साल काका दे में गुजार लिए अब तुम्हारा कोई बोर्ड नहीं है, अब काका देव बोर्ड है तुम्हारा। तो बताओ तुम्हें का बोर्ड है? अच्छा अब बताओ, ग्रेनुलोसाइट और वो सेल जिनमें ग्रेन्यूल है, ग्रेनुलोसाइट वो सेल जिनमें ग्रेन्यूल, वो ए ग्रेनुलोसाइट, एसिडिक, इस्नोफिल, बेसिक, न्यूट्रल, और एक ग्रेनुलोसाइट कितनी? 2। एक कौन? मोनोसाइट, और एक यहां तक पहुंच गए हो? बताओ इनमें से इओसिनोफिल तो कोई काम, बेसोफिल मास सेल की तरह करेगा, न्यूट्रोफिल खा जाएगा, मोनोसाइट खा जाएगा, लिम्फोसाइट कहेगा रुको हमारे पास है 20 है 30 है, और हम बनाएंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन की थर्ड लाइन? सर ये सब एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं, आप हमको बना रहे हो बेवकूफ। कहां लिखा है और कैसे लिखा है? तो वापस एनसीईआरटी में लौटते हैं, और जो लोग मेरे साथ एनसीईआरटी में वापस लौट रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप काफी दूर तक बह चुके थे। पहली टाइप की इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, बोलो कौन? ये एनसीईआरटी में लिखी है। और इन्नेट इम्यूनिटी के कितने बैरियर? अब मैं लिखूंगा नहीं, दिख रहे हैं? चारों दिख रहे हैं? बोलो पहला बताओ, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, फर्स्ट लाइन, और ये दोनों नया। तो देखा जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दोस्तों, इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इनफैक्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। खैर मैं आपको ये इम्यूनिटी ठीक वैसे पढ़ाना चाहता हूं जैसे एनसीईआरटी में लिखी गई। तो ये रही फर्स्ट लाइन, ये रही सेकेंड लाइन, एंड दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज ऑन माय बिहाफ, इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ बातें जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। पहली बात, ये बड़ी स्पेसिफिक है, ये सबके खिलाफ काम नहीं करती, ये स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करती है। यानी जिसके खिलाफ है उसी के खिलाफ काम करेगी। अगर चिकन पॉक्स वायरस के लिए है तो बस चिकन पॉक्स वायरस के खिलाफ काम करेगी, स्मॉल पॉक्स के लिए नहीं करेगी। पोलियो के लिए है तो पोलियो के लिए करेगी, रेबीज के लिए। इसका मतलब ये बड़ा स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। और बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक खास बात है कि इसके पास मेमोरी होती है, हर दुर्घटना की मेमोरी होती है इस इम्यूनिटी के पास, जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बोलते हैं जब पहली बार, एवरीवन हियर, अब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में लेके जा रहा हूं। जब पहली बार आपकी बॉडी में पैथोजन घुसा, जैसे ही आपकी बॉडी में पैथोजन एंट्री मारा, आपकी बॉडी तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि उसने इस तरीके के पैथोजन को इसके पहले कभी देखा नहीं। जब ये पैथोजन हमारे ब्लड में घुसा तो भैया कुछ टी सेल और कुछ बी सेल, कौन? यानी कि कौन सी साइट? लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट को बड़ा अचंभा हुआ कि कोई दौड़ा चला आ रहा है जो अपना नहीं है। ब्लड में एक पैथोजन घुसा और वो पैथोजन बहुत न्यू पैथोजन था, और उस न्यू पैथोजन को देख करके लिम्फोसाइट को लगा ये कौन घुसा चला रहा। बातें मत करो, बस समझ में आएगा। उसे लगेगा ये पैथोजन हमारे ब्लड में आया तो आया कहां से। जब तक लिम्फोसाइट कुछ समझ पाती तब तक पैथोजन यहां 5 प्रक्रियाएं कर चुका है। इन्वेजन, फिर से बोलो, अडाप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम। पक्का? इसका मतलब पैथोजन घुसने के बाद जो लिम्फोसाइट इसके खिलाफ रिस्पांस पैदा करती हैं,
उस रेस्पॉन्स का नाम है प्राइमरी रेस्पॉन्स। बोलो क्या नाम है? यानी ये रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स है ये लो इंटेंसिटी का है। किसका? लो इंटेंसिटी का है। और लो इंटेंसिटी का होने की वजह से बताइए ये लड़ाई कौन जीता? लिम्फोसाइट की पैथोजन? और इस वजह से जो डिसीज थी वो फ्लरिश हो गई, डिसीज हो गई। अब डिसीज तो नहीं रुक पाएगी, डिसीज फ्लरिश हो गई। और अगर डिसीज फ्लरिश हो गई तो 5 चीजें हो गई। पहला इन्वेजन, बोलो इन्वेजन, एडाप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम। मैं तुमसे कह रहा हूं, मान लो यहां पर चिकन पॉक्स का वायरस घुसा, वैसे तो नर्व में घुसता है, वो नर्व की वजह है, लेकिन सॉरी मैं ऐसे ही बता रहा हूं। मैंने कहा कि बेटा यहां पर एक पैथोजन घुसा, पैथोजन घुसते ही लिम्फोसाइट तैयार नहीं थी, उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, और प्राइमरी रेस्पॉन्स बताओ कैसा है? लो इंटेंसिटी। और लो इंटेंसिटी के रेस्पॉन्स की वजह से बताओ लड़ाई कौन जीता? लिम्फोसाइट की पैथोजन। और पैथोजन मल्टीप्लाई कर गया और उसने साइन एंड सिम्टम दे दिए। इसका मतलब डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स आ गए। इसका मतलब बीमारी आपको बच गई कि हो गई? कल तुम्हारा क्वेश्चन था, अब जवाब आ रहा है। अब वही सेम पैथोजन, एक बार बीमारी हो गई, लिम्फोसाइट ने कहा अच्छा भैया बीमारी कर गए तुम, लेकिन लिम्फोसाइट ने पैदा कर ली है मेमोरी सेल्स। क्या पैदा कर ली है? यानी एक तरीके की इस पैथोजन की फोटो खींच ली गई कि अच्छा भैया तुम आए थे और तुमने हमारे यहाँ आकर के 5 काम किए, इन्वेजन, एडाप्टेशन, मल्टीप्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम, और आपने हमको डिसीज कर दी। और अगर डिसीज कर दी तो भैया हमको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अगली बार अगर तुम आए तो तुम बताओ डिसीज कर पाओगे कि नहीं? तो एक बार तो तुमने डिसीज कर दी, अब बताओ दोबारा फिर यही पैथोजन, दूसरा की यही पैथोजन जब दोबारा घुसा, तब तक उनके पास क्या थी? हाँ? और इन मेमोरी सेल ने इस पैथोजन को पहचान लिया, और अब जो रिस्पांस दिया वो प्राइमरी था कि सेकेंडरी? हाँ? और सेकेंडरी रिस्पांस इट इज हाई इंटेंसिटी। बोलो कैसा? तो बताइए जो पैथोजन आया उस पैथोजन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो बताओ स्लो थे कि फास्ट? तो बताओ पैथोजन यहाँ एडाप्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिसीज, और डिसीज नहीं कर पाई। तो बताओ एक बार अगर पैथोजन घुसा है तो आपको बीमार कर पाया है, दोबारा वही पैथोजन आपको बीमार। और इसीलिए मैंने बोला था कुछ बीमारियां जिंदगी में एक बार, जिंदगी में पहली बार जब वो हमारी बॉडी में घुसी थी हमारा रिस्पांस कैसा था? हाँ? और प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिटी के हाई, हाँ? लो। और लो इंटेंसिटी की वजह से बेटा कौन जीता? हाँ? पैथोजन जीता। लेकिन दोबारा जो वही बैक्टीरिया गया, वही वायरस गया, तो अब की बार रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस हुआ, और ये लो इंटेंसिटी की हाई है। तो बताओ डिसीज फ्लरिश हुई कि नहीं हुई? तो भैया डिसीज नहीं होने दी गई और इस तरीके से इम्यूनिटी मिली। अब जो ये सेकेंडरी रिस्पांस है ये एक्चुअली इम्यूनिटी है। क्या ये? और ये इम्यूनिटी पहली बार थी कि नहीं थी? नहीं थी, बाद में आई। कैसे आई? बचपन से थी। क्या हमने एक्वायर की? और ये क्यों मिली? क्योंकि हमें क्या हुआ था? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमें इम्यूनिटी की ताकत आई, वो बताओ कैसी इम्यूनिटी है? एक्वायर्ड। नहीं आया? नहीं आया ना? आया? अभी तो डर है, अभी मुझे लग रहा कि नहीं आया। बताओ कितने रिस्पांस हैं? 2। एक कौन? प्राइमरी। एक पहली बार जब पैथोजन घुसा तो ये लो इंटेंसिटी का रिस्पांस है। अच्छा बताओ उसके बाद लो इंटेंसिटी में से कौन जीता? पैथोजन ने एडाप्टेशन किया, मैं बेटा मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से डिसीज हो गई। लेकिन वही बेटा पैथोजन 6 महीने बाद घुसा, उसने कहा पिछली बार बीमारी कर दी थी, अब की बार फिर चलते हैं करते हैं। अब की बार हमारी लिम्फोसाइट तैयार है, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी फोटो खींच ली थी, बताओ, और तुम अब की बार बेटा बच, और तुमको देखते ही हमारे रिस्पॉन्स,
और तुम जब तक बीमारी करोगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे कि मार देंगे? तो हमारा प्राइमरी रिस्पांस तो स्लो था, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस फास्ट है। और इसीलिए सेकेंडरी रिस्पांस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि दीज आर एनामेनेस्टिक रिस्पांस। एनसीईआरटी में जहां लिखा है लिख लो, अंडरलाइन कर लो, एनामेनेस्टिक रिस्पांस, एंटागोनिस्टिक रिस्पांस, ऐसे रिस्पांस जो अब बीमारी नहीं करने देंगे। तो बताइए, अब ये पैथोजन 10 बार घुसे, 100 बार घुसे, ये बीमारी कर पाएगा? ये इम्यूनिटी बचपन से मिली है क्या? ये हमें इन्फेक्शन से मिली है, और इसीलिए इस इम्यूनिटी का नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या लिखाई थी पता नहीं। द इम्यूनिटी दैट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इट इज एक्वायर्ड बाय बॉडी बाय इन्फेक्शन। तो बताइए, इन्फेक्शन होने की वजह से जो इम्यूनिटी मिले वो उसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राइमरी रिस्पांस से आएगी कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। लेकिन जन्म किससे लेगी? प्राइमरी। और प्राइमरी से क्या बनेगी? मेमोरी। और ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी में मेमोरी होती है, और ये स्पेसिफिक कि नॉन स्पेसिफिक? यानी पोलियो की दवा में हम लोग क्या पी रहे हैं? दवा की वायरस। हाँ, अब सोचो, वायरस जो हमने भेजा है दवा में, वो बताइए, वो वायरस बहुत मजबूत भेजा कि वीक? तो हमने ये जो वीक वायरस भेजा है, ये मल्टीप्लाई, तो हमारी रिस्पांस भी वीक और वायरस भी वीक। लेकिन इनसे क्या हुआ? वायरस बीमारी। यानी पोलियो का वायरस, सुन लो, पोलियो का वायरस जब दवा डाल करके 2 बूंद जिंदगी दी गई आपको, तो वो जो 2 बूंद की जिंदगी दी गई उसमें क्या था? पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस जब आपकी बॉडी में पहुंचा, तो बताओ वायरस कैसा था? मजबूत की वीक? मरा हुआ था। और मरे हुए वायरस के पास, वीक वायरस के पास बीमारी करने की क्षमता, लेकिन हमारा रिस्पांस कैसा है? प्राइमरी। अगर ये तगड़ा होता तो पोलियो हो जाता, लेकिन ये कैसा है? वीक, इसलिए पोलियो। तो प्राइमरी रिस्पांस भी हो गया, और इससे क्या पैदा हो गई? मेमोरी। अब धोखे से तगड़ा वायरस घुसा, नॉर्मल वायरस एक एनवायरनमेंट से घुसा, कैसा? तगड़ा वायरस घुसा जो बीमारी कर सकता था, लेकिन उसकी क्या पैदा हो चुकी है? तो बताओ, वो वायरस हमें जाकर बीमार, क्योंकि अब जो वायरस जाएगा उसके लिए हमारे पास मेमोरी है। तो पोलियो में हम दवा पिला रहे कि वायरस? और उसके पिलाने से हमारी क्या पैदा हो रही है? मेमोरी। और मेमोरी पैदा होने की वजह से अब नया वायरस घुसेगा, तो बताओ बचेगा कि मार दिया जाएगा? बीमारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ये कहानी है क्यों हमें पोलियो में पोलियो का वायरस पिलाया जा रहा है। इसीलिए 1 लाख में 1 केस ऐसा भी होता है कि हम 2 बूंद की जिंदगी में जिसे वीक वायरस समझ रहे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग निकलता है। कैसा निकलता है? और हम बच्चे को, देखो ये होता है, सच है, हम बच्चे को 2 बूंद जिंदगी पिलाते हैं, और बच्चे का इम्यून सिस्टम अभी इतना तगड़ा, और ये जैसे ही बच्चा पीता है, बजाय इसको मेमोरी बनने की बजाय वायरस वहां मल्टीप्लाई कर देता है। तो दवा ही क्या कर देती है? डिसीज। 1 लाख में 1 बार ऐसा हो जाता, अब तो 10 लाख में भी 1 बार ऐसा हो जाता है। तो कई बार दवा पिलाने से क्या हो गया? पोलियो। ऐसे केसेस भी आए हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस वायरस को मार के भेज रहे थे, वो हर बार मर के जा रहा था, लेकिन उनमें से कुछ एक नहीं मरा, और बेटा या फिर नहीं वीक हुआ, और वो गया, और हमें हमारे बच्चे को क्या कर गया? पोलियो। और इसीलिए ये दवाइयाँ तब नहीं पिलाई जाती हैं जब बच्चे को बुखार आ रहा हो। क्यों? क्योंकि बुखार आने पर उसका इम्यून सिस्टम और वीक है, और मेमोरी भी नहीं बन पाएगी। तो वो कमजोर वायरस भी इतना कमजोर नहीं है, वो भी मजबूती के साथ आपके बच्चे को क्या कर देगा? पोलियो। तो जब पोलियो की दवाएं पिलाने लोग आते थे, तो ये भी पूछते थे, बच्चे को बुखार तो नहीं है, बीमार तो नहीं है? बोले नहीं है, तो फिर पिला दो। और अगर बुखार और बीमारी है तो फिर क्यों? क्योंकि दवा में दवा है कि नहीं है? क्या है? वायरस। और हम वायरस को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो बीमारी कर दे, ताकि उसकी क्या हो जाए? मेमोरी से। और ताकि जब असली स्ट्रॉन्ग वायरस वहां पर पहुंचे, तो बताओ बच्चे की मार दिया जाए। पक्का? और इस तरीके से हम मेमोरी पैदा करते हैं। और कौन सी इम्यूनिटी पैदा करते हैं?
कौन सी? पक्का? ध्यान से, कौन सी इम्यूनिटी? बाय बाय करें? चलो अब बताओ कितनी इम्यूनिटी? एक कौन? इन्हें। दूसरा बचपन से, बाद में कितने बैरियर? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइकोलॉजिकल। बाय बाय करें? प्राइमरी सेकेंडरी निपट गया। इधर बताया एक्वायर्ड आया, ये हमको बचपन से हमने कमाया है, एक्वायर किया है। और कैसे? इन्फेक्शन। ऐसे भी नहीं चल रहा यार, इसको बोलो, ये बहुत कुछ भूल जाता है, बच्चे एकदम हालत खराब है बच्चों की आगे। जल्दी बोलो यार, कोई जाके बोल दो। अरे कर दो यार, इतना नहीं पढ़ाएंगे तब तक। अभी सिगरेट पीना होगा पीछे से निकल जाओगे चुपचाप। बोलो ऐसे चलाओ। हाँ भाई, तो बताओ दूसरी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और ये हमें बचपन से हमने बेटा बाद में कमाई है। कैसे कमाई है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के दो रिस्पॉन्स हैं। पहला हाई डिग्री लो, और बीमारी नहीं होगी। बोला नहीं होगी। प्राइमरी रिस्पॉन्स में बीमारी हो जाएगी, पर इससे क्या पैदा होगा? मेमोरी। हाँ, फिर इसके बाद दोबारा वही बीमारी। तो चिकन पॉक्स लाइफ में, जिंदगी में हाँ दोबारा तब हो सकता है जब मेमोरी सेल ही मर जाए। नहीं आया? इसका मतलब किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था तो बुढ़ापे में दोबारा होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल पड़े पड़े बची की मर गए। और जब तक मेमोरी सेल है दोबारा नहीं आया। कम आया। आप समझो इन टी सेल और बी सेल का काम क्या है? एवरीवन हियर? अगली सेल है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में लिम्फ शब्द है। ये वो सेल्स हैं जो लिम्फेटिक टिश्यू में बनती हैं। तो माना जाता है कि हमारे पास कुछ लॉन्ग बोन्स हैं। फीमर ही केवल लॉन्ग बोन नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत सारे लॉन्ग बोन है। गिनो। टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्लैविकल, स्टर्नम। ये सब लंबी बोन है, इन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन। फिर से बोलो। इन लॉन्ग बोन में एक न्यूरोवेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, नाम है बोन मैरो। बोन मैरो। ध्यान से सुनते जाओ। और इन बोन मैरो में कॉलोनी फॉर्मिंग सेल हैं, CFC, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स। इन्हीं कॉलोनी फॉर्मिंग सेल में से एक सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स। भाइयों बहनों, जितनी भी दुनिया की इमैच्योर सेल होती है उनके आगे ब्लास्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ब्लास्ट। तो जब ये बोन मैरो में बनती हैं तब इनका नाम होता है लिम्फोब्लास्ट। जितनी इमैच्योर सेल आपको मिलेंगी उनके आगे साइट लिखा होगा कि ब्लास्ट? ब्लास्ट। तो ये लिम्फोब्लास्ट सेल कहां बनती है? फिर से बोलो। और बोन मैरो में बनने के बाद ये मैच्योर होने के लिए अगर बोन मैरो में ही पड़ी रहे, मैच्योरेशन करने के लिए अगर बोन मैरो में ही पड़ी रहे, बनी कहां? यार गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सुन रहे हो। फॉर्मेशन कहां हुआ और मैच्योरेशन कहां हुआ? बनी भी और बेटा मैच्योर भी। इस वजह से इन लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट। बी फॉर बेटा बेबी, नो, बी फॉर बोन मैरो लिम्फोसाइट। बी फॉर, इसमें बी का मतलब क्या है?
यानी ये लिम्फोसाइट बनी कहां थी और मैच्योर भी कहां हुई? अब सुनो, बने बोन मैरो में और जाए थाइमस नाम की ग्लैंड में मैच्योर होने के लिए। थाइमस कौन सी ग्लैंड? हाँ? या फिर टॉन्सिल्स, या फिर टॉन्सिल। तो बताओ मैच्योर होने के लिए या तो टॉन्सिल में मैच्योर होने जाएं तो इन सेल्स को बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब थाइमस लिम्फोसाइट। मैंने क्वेश्चन पूछा थाइमस लिम्फोसाइट कहां बनती है? थाइमस में, मत बोल देना कहां बनती। बनती दोनों कहां है? मैच्योर होने के लिए कहां जाती है? या तो बोन मैरो या तो थाइमस। तो जो गई कहां? उनका नाम। जो कहां गई? थाइमस, उनका नाम टी। बताओ लिम्फोसाइट बनेगी कहां? और मैच्योर होने के लिए दो जगह, या तो नाम बताओ बी लिम्फोसाइट या तो थाइमस, नाम बताओ टी लिम्फोसाइट। आया कुछ समझ में? हाँ, अब हटा रहे फिर से। बताओ लिम्फोसाइट किन ऑर्गन में बनती है? क्या ये लिम्फेटिक ऑर्गन है? बोन मैरो में बन गई। मैच्योर कहां करने गई? बोन मैरो में। या फिर अगर बोन मैरो में मैच्योर होने गई हैं तो, और अगर थाइमस में तो। आप सुनो, हमको दो प्रकार की लिम्फोसाइट मिल चुकी हैं। अब हम लोग होशियारी तरीके से बैठे हुए हैं। लिम्फोसाइट आर ऑफ टू टाइप। एक का नाम है टी लिम्फोसाइट, एकदम शांत, बातें करना बंद करो। तुम सबसे ज्यादा बातें करते हो। एक का नाम और दूसरे का नाम है बी लिम्फोसाइट। अब मैं अपने बच्चों से पूछूंगा तो मुझे बता दें बी का मतलब यहां पर क्या है और टी का मतलब। पक्का? अब जो टी लिम्फोसाइट है ये खुद में तीन प्रकार की। एक का नाम है किलर सेल। क्या मैंने नेचुरल किलर सेल बोला? नाम है किलर सेल। दूसरे का नाम है यस हेल्पर सेल। और तीसरे का नाम है सप्रेसर सेल। और साथ में एक मुफ्त में सेल मिली, नाम है मेमोरी सेल। कोई लोग भूल गए होंगे व्हाट इज मेमोरी सेल। याद है? क्या ये पैथोजन की फोटो खींच लेती है? जो टी लिम्फोसाइट की लड़ाई है वो बिल्कुल गंवारों जैसी है। मैं हर बार क्लास में पढ़ाता हूं और बोलता हूं गंवारों जैसी, लोग हंसने लगते हैं। मान लीजिए एक पैथोजन आपकी बॉडी में घुस रहा है तो किलर सेल कहती मैं इसे मार तो दूं पर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं इस पैथोजन को मार तो दूं, मैं तो इसको मार दूं, मेरा नाम ही क्या है? मैं इस पैथोजन को खा जाऊंगी। यस, पैथोजन को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। तो हेल्पर कहती है अरे क्या बात कर रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। पक्का? और सप्रेसर कहती देख लेना पैथोजन है कि अपना ही कोई है। नहीं आया। एक भैया बैठे चारपाई में, देखा एक दुश्मन सामने चला आ रहा है। भैया कहे आज इसको मार ही देंगे। तो भैया के छोटे भाई बोले भैया आज छोड़ना नहीं इसको। तभी तक भाभी निकली, अरे कहाँ लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, नहीं समझ में आया। तो बताओ भैया जो मारने जा रहे और छोटे भैया और भाभी नहीं आया। बोले आज इस पड़ोसी की खैर नहीं, मारी दूंगा मैं। कौन? किलर सेल। और छोटे वाले भैया भैया अब इसको छोड़ना नहीं, मैं भी आ रहा हूं। कौन? हेल्पर। और भाभी बोले नहीं लड़ाई झगड़े में क्या रखा है।
रुक जाओ रहने दो भैया, अच्छे भाभी अच्छी है, पगला गए हो भाभी के चक्कर में रहते तो ये बंदा आकर के तुम्हारे घर में गोली मार देता। सुनो, मजाक मत करो, ध्यान से सुनो। किलर सेल किसी भी पैथोजन को किल करना चाहती है कि मैं मार दूंगी। हेल्पर सेल कहती है यहां छोड़ना मत, मार दो। सप्रेसर सेल केवल इतना कहती है कि जो पैथोजन तुम समझ रहे हो वो पैथोजन है कि अपनी कोशिका तो नहीं है, कहीं तुम अपनी कोशिका के खा गए तो हो जाएगी ऑटो इम्यूनिटी। सुने हो? तो बताओ, किलर सेल पैथोजन को मारना चाहती है, हेल्प कौन करेगी? हेल्पर सेल। रोकेगी कौन? और इनकी लड़ाई गोली वाली नहीं है, लाठी वाली है। बोले मैं खुद जाऊंगी मारने, यानी सेल खुद जाएगी उसे खाने, दूसरी सेल खुद जाएगी उसे मदद करने, और तीसरी सेल कहेगी रहने दो। इसका मतलब यहां पर जो काम हो रहा है वो सेल से हो रहा है। किससे हो रहा है? इसलिए इस तरीके की इम्यूनिटी का नाम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बोलो क्या नाम है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ध्यान से सुनना, वरना कभी ना कभी पछताओगे कि सर क्यों नहीं पढ़े थे और गड़बड़ कर दिए थे। CMI, व्हाट इज CMI? तो कभी कोई पूछे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन बोलता है? टी लिम्फोसाइट। बोलो कौन? तो टी लिम्फोसाइट में एक सेल कह रही है कि मैं खा जाऊंगी, और वो खा भी जाती है। किसको? दूसरी सेल कह रही है कि मैं आ रही हूं तुम्हारी मदद में। कौन सी? हेल्पर्स। और एक सेल कहती है कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, दैट इज सप्रेसर। तो जो पैथोजन आ रहा है उसकी अगर किसने हेल्प कर दी किलर की? हेल्पर ने। तो बताओ किलर उसे बचेगी कि मार देगी? कैसे मारेगी? खुद जाके। खुद जाएगी तो कौन जाएगी? सेल। सेल जाएगी तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक बैठी है कैमरा लिए, इनका छोटा लड़का, ये भैया, ये छोटे भैया, ये भाभी, और इनका लड़का मोबाइल लिए बैठा है कि देख लिया बच गया तो इसकी फोटो खींच लेता हूँ कि पापा आप ना मार पाए तो मैं इसकी फोटो खींच लूंगा और इसको जा करके दौड़ा के मारूंगा। मैं कौन हूँ? अरे दोबारा आया तो बचेगा? पहली बार में तो रिस्पॉन्स कैसा है? स्लो, दैट इज प्राइमरी। दूसरी बार में तो हम देखते ही मार देंगे। समझ गए? नहीं आया तो बताओ कितनी सेल? 4। बोलो, किलर, हेल्पर सेल। यकीन मानोगे नहीं आप, 2017 या 18 में एनसीईआरटी में ना देने के बावजूद भी पूछा गया कि हेल्पर सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है। दीज आर CD4+ सेल। CD4+ सेल। दूसरी तरीके की हेल्पर सेल होती है CD8+ सेल, और इनका परिचय मैंने MBBS में लिया था। पर याद रखना, नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जिस साल ये क्वेश्चन आया आधे 90% बच्चों को नहीं आता था, क्योंकि ये पहली बार हम लोगों ने पढ़ा है कहां पर? MBBS में। तो ये आ चुका है, आपके लेवल पर आ चुका क्वेश्चन है कि हेल्पर सेल की जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? CD4+, CD8+, और दोनों दिया हो तो क्या लगाओगे? CD4। What is CMI? इसमें पैथोजन आया मारने के लिए, बेटा गोली मारी कि खुद गए? खुद गए। किलर सेल खुद गई। किसके सहारे से? अच्छा बताओ और कौन है? क्या ये रोकती है? कोई फोटो खींचता है? कौन? और ये बी लिम्फोसाइट जो है बड़ी खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक सेल है और बहुत ही मॉडर्न सेल है। बी जो सेल्स हैं ये 2 प्रकार की सेल्स रखती हैं। एक है प्लाज्मा सेल्स। बोलो क्या? प्लाज्मा सेल। और दूसरी है मेमोरी सेल्स। ये अपनी मेमोरी सेल खुद बना के रखती हैं। और प्लाज्मा सेल के पास एबिलिटी है कि वो बना लें एंटीबॉडी। बोलो क्या बना लें? एंटीबॉडी। क्या बना लें? आपने सुनना छोड़ दिया, आप फंस जाओगे। बताओ बी लिम्फोसाइट कितने प्रकार की सेल? एक कौन? दूसरा बताओ कौन बनाएगा एंटीबॉडी? हाँ, याद रखना बी लिम्फोसाइट के पास एक बंदूक है, नाम बताओ।
नो नो, प्लाज्मा सेल, जिससे जिस बंदूक में गोली निकलती है, नाम है एंटीबॉडी। तो ये भी लड़ता है, ये भी पैथोजन को देखता है कि आ रहा है, आने दो बेटा, आने दो। पर ये लाठी लेके मारने नहीं जाता इनकी तरह कि भैया कहे आज इसको छोड़ेंगे नहीं और पिल गए जाके लाठी लेके। उसने कहा आने दो, मेरे पास एक बंदूक है, नाम बताओ। बोले और नजदीक आओ, जैसे ही और नजदीक आए एकदम शांत रहना। बस उसने कहा कि मैं अब गोली मारने वाला हूं। बोले भैया गोली नहीं है। बोले कैसे मिलेगी? बोले हेल्पर सेल से मदद मांगो। किससे? इनको भी हेल्पर सेल की जरूरत है। किनको? बी लिम्फोसाइट। और हेल्पर सेल ने अगर हेल्प कर दी तो प्लाज्मा सेल क्या बनाएंगी? और एंटीबॉडी बनाएंगी। तो सेल खुद जाएगी इसे मारने की, एंटीबॉडी भेजेगी। तो बताओ इनकी जो मार है, ये खुद जा रहे हैं कि बेटा अपना कोई सब्सटेंस भेज रहे हैं? और उनका नाम क्या है? एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी भेज करके वायरस को, बैक्टीरिया को मार देगी। और साथ में इनकी फोटो कौन खींचेगा? बताओ ये एंटीबॉडी कब बनाएंगी? जब इनकी हेल्प कौन करेगा? फिर से बोलो। तो याद रखना, ये खुद ना जाकर अपना सिक्रीशन भेजती। क्या भेजती हैं? और उस सिक्रीशन का नाम, और सिक्रीशन को बोलते हैं ह्यूमर। बोलो क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ह्यूमर? ह्यूमर का मतलब सिक्रीशन। याद करो, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, थ्री ह्यूमर हाइपोथेसिस, वाट पिक। याद है? तो याद रखना, एंटीबॉडी सेल है कि ह्यूमर है? जो किससे सिक्रीट हुआ है? प्लाज्मा सेल। तो बताओ यहाँ सेल वायरस को, बैक्टीरिया को मारने जा रही कि बॉडी? इसका मतलब कौन जा रहा है? ह्यूमर। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बोलो क्या नाम है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज HI। व्हाट इज HI? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बताओ इसमें सेल जाएगी? यार मजा नहीं आया। सेल जाएगी कि गोलियां मारेगी? गोलियों का नाम एंटीबॉडी। तो बताओ प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। फिर से बोला। और एंटीबॉडी किसको मार देंगी? बैक्टीरिया को, यानी पैथोजन को। किसको? तो पैथोजन को मारने के लिए सेल जाएगा कि सेल का सिक्रीशन? सिक्रीशन का नाम ह्यूमर, और इसीलिए इम्यूनिटी का नाम ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नाम है HI। फिर से बोलो। इसका नाम CMI। फिर से बोलो। इसका नाम HI। CMI में कौन मार रहा है? कौन सी सेल? और HI में कौन मार रहा है? एंटीबॉडी। जो किससे बन रही है? अब सुनना, ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है और ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये भी बना रही है और ये भी बना रही है, और इनका भी पहला रेस्पॉन्स लो और इनका भी पहला रेस्पॉन्स लो। तो पहले रेस्पॉन्स में जो लोग ये काम करेंगे वो बीमारी रोक देंगे कि हो जाएगी, पर दूसरे रेस्पॉन्स में इनके पास क्या आ गई है? मेमोरी से। पक्का? अब थोड़ा 10 मिनट और ध्यान से सुनो। लेकिन अगर एंटीबॉडी ना बने दोस्तों, तो बताओ पैथोजन मरेगा कि नहीं मरेगा? और अगर किलर सेल ना जाए मारने तो इसका मतलब CMI हो कि HI हो, उनको किसकी मदद चलेगी? हेल्पर से। और HIV वायरस इतना खतरनाक है। कौन सा वायरस? नाम सुने हो? बोलो HIV का नाम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वो किसको मार देता है? अब भैया लाठी लिए बैठे हैं, देख रहे हैं आ रहा है, लेकिन जाएंगे क्योंकि हेल्पर है। ये प्लाज्मा लिए बैठी हैं, लेकिन इनसे क्या नहीं निकल रही है? एंटीबॉडी। क्योंकि क्या नहीं है? हेल्पर। और इसीलिए HIV की होने पर आपको हो जाता है एड्स। आज एड्स की डेफिनेशन में फीलिंग आएगी, देखना क्या फीलिंग आएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। ना काम कर रही है CMI, ना काम कर रही है HI, और दोनों इन्नेट है कि एक्वायर्ड। इसीलिए क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। नहीं आया? क्यों?
क्योंकि किलर सेल मर गई। किलर सेल है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से क्या नहीं बन रही है, और किलर सेल खुद, क्योंकि उनको किसकी जरूरत है। और एड्स के वायरस ने सबसे पहले किसको मार दिया, अब वो हेल्पर सेल है ही नहीं तो किलर मारने और एंटीबॉडी। इसीलिए कहते हैं एड्स में कौन इम्यूनिटी जाएगी, एक्वायर्ड। कौन सी नहीं जाएगी, इन्नेट। तो अगर आप साफ सफाई से रहो तो आपकी बचपन वाली इन्नेट वाली इम्यूनिटी आपको कितने साल की जिंदगी देती है, 10। अगर आज HIV किसी को हो जाए तो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, 10। तो क्या पूरी इम्यूनिटी गई, कौन सी गई, एक्वायर्ड। T सेल गई, B सेल गई, CMI गई, HI गई। व्हाट इज CMI, व्हाट इज HI, नहीं आया। ह्यूमरल इम्यूनिटी में सेल जाएंगी, हाँ, कौन जाएंगी, एंटीबॉडी। और सेल मीडिएटर में कौन जाएगी, किलर। किलर सेल जाएगी, कौन ले जाएगा, हेल्पर। और इनको कौन दबाएगा, सप्रेसर। यहां पर सेल जाएगी कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन रिलीज करेगा, प्लाज्मा। लेकिन इसको रिलीज करने के लिए हेल्पर, इसका नाम CMI, इसका नाम HI। आया ही नहीं, आया कि नहीं आया, बताओ। एड्स के वायरस ने किसको मारा, और हेल्पर सेल मर गया तो किलर सेल कहां, और बेटा प्लाज्मा सेल कहां, CMI काम, HI काम, इन्नेट काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन्नेट काम, एक्वायर्ड काम, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी गई है। वो इम्यूनिटी जो तुमने इन्फेक्शन मार मार के कमाई थी, आज बची की वो भी चली गई। बचपन में जो इम्यूनिटी भगवान ने दी थी वही काम आएगी, कितने साल, 10 साल। तो आज अगर एड्स आपको होता है तो आपके पास कितने साल है, हाँ। उसके बाद राम नाम, हाँ, क्या बात है। व्हाट इज एड्स, फुल फॉर्म। तो कहते हैं सर जी फिर तो एंटीबॉडी कोई कमाल की चीज होगी। हमने कहा है, तो बोले बताओ क्या चीज है। हमने कहा 1 मिनट रुको, पहले ये रायता साफ करें, फिर एंटीबॉडी का डायग्राम बनाएंगे। आपकी बुक में है, नहीं है, तो भाई एंटीबॉडी कौन बनाएगा, CMI की HI। अच्छा, हमें तो तभी बेटा फुर्सत मिलती है जब तुम इस समय बता देते हो। बता दोगे, 2 मिनट हम भी रेस्ट कर लेते हैं, शायद तुम बता ही दो। बताओ, लिम्फोसाइट 2 प्रकार की है, एक बोन मैरो में बनी है, एक थाइमस में बनी है, दोनों बोन मैरो में बनी है। चलो सही पढ़ रहा है उसका, दोनों बोन मैरो में बनी है। मैच्योर अलग अलग हुई है, एक बोन मैरो में ही हो गई, एक थाइमस में गई, टॉन्सिल में गई। T फॉर थाइमस, T फॉर, पक्का। अच्छा भाई, जो टॉन्सिल और थाइमस में गई, जो बोन मैरो में गई, मैच्योर हो गई। अब T लिम्फोसाइट के घर में गए, वहां 1 लोग मिले कि 3, भैया, छोटा भैया, भाभी और बच्चा। याद है बच्चे का नाम, मेमोरी। ये अभी कई सालों तक जिंदा रहेगा और इसकी मेमोरी में बहुत दिनों तक रहेगा कि कौन हमारे बाप का दुश्मन है। नहीं समझे, तो बताओ भैया का नाम, और छोटे भैया का, और भाभी का। ऐसा पढ़ाते हुए कोटा वाले देख लें तो लोटपोट हो जाएंगे। क्या है भैया भाभी, ये नहीं। अच्छा सीधे बोलो, एक कौन, किलर, और एक किलर मारने के लिए तैयार है। कोई दिखा और पैथोजन आते हुए दिखा, इसने कहा आज तो लाठी लेकर के इसको मार देंगे। लाठी लेके दौड़ा, दौड़ा, लेकिन देखा भाई आ रहा है कि भाई आ रहा, तो तेजी से दौड़ा। भाभी ने कहा रुको, है ना। भाभी बोला रे औरतें इनकी कौन सुनता, मारो। मार हो गई, पर पहली मार जो थी वो प्राइमरी रिस्पॉन्स था। बताओ वो पैथोजन बचा कि मर गया, बच गया। हाँ, लड़का देख रहा था, बोला हमारे बाप और चाचा से कुछ, अगली बार ये आए हम लठ रखेंगे मजबूत। समझ में आया, अगली बार वो आए। बताओ ये जो मेमोरी सेल थी इन्होंने ही किलर सेल पैदा की, और बताओ आया और यहाँ पर बीमारी की, उसके पहले मार दिया। तो बताओ बच्चे का रेस्पॉन्स, मेमोरी का रेस्पॉन्स प्राइमरी की सेकेंडरी, गजब बात है।
लेकिन इनके बगल में पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं जिनके पास बंदूक है, नाम है बी सेल है, बी सेल के पास बंदूक का नाम प्लाज्मा सेल, इसमें गोलियां हैं, नाम बताओ। लेकिन वो गोलियां बनाई जाती हैं, कौन बनाता है? हेल्पर सेल। पक्का? इनके पास मेमोरी सेल भी है, कितनी सेल? 2। एक कौन? प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी। कितने अच्छे बच्चे। तो यहां पर सेल खुद जा रही है? नहीं जा रही है। और यहां सेल खुद सिक्रीशन जा रहा है, सिक्रीशन मतलब ह्यूमर, इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी HI, यहां सेल जा रही है, इसका नाम CMI। व्हाट इज CMI? सेल इम्यूनिटी। तो बताओ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कितनी इम्यूनिटी? 2। एक कौन? CMI। अच्छा, और दोनों इननेट के एक्वायर्ड, दोनों स्पेसिफिक, दोनों की मेमोरी, दोनों को हेल्पर सेल की जरूरत? नो सर। पर दोनों में से एक कौन बनाएगा एंटीबॉडी? कौन बनाएगा? हाँ, बी लिम्फोसाइट। आइए, बी लिम्फोसाइट बनाती हैं एंटीबॉडीज। आइए इनके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज, these are the globular proteins, globe like proteins. एंटीबॉडीज आर द सेल और प्रोटीन? पता नहीं, सेल। अब कुछ लोग बोलेंगे सेल। एंटीबॉडीज आर द ग्लोब लाइक प्रोटीन। कैसी है? प्रोटीन फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट्स में भी प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल भी इन्हें तब बनाती हैं बाय द हेल्प ऑफ, शाबाश, बाय द हेल्प ऑफ हेल्पर सेल। तो एंटीबॉडी ये ग्लोब लाइक, गोल गोल प्रोटीन है, जैसे गोल गोल प्रोटीन होती, ग्लोब जैसी प्रोटीन। और चूंकि बेटा ये गोल गोल प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी में काम आती है, किसमें काम में आती है? अरे अभी भी तो पढ़ाया, कौन सी इम्यूनिटी? हाँ, एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में भी HI। व्हाट इज HI? तो याद रखना, चूंकि ये गोल गोल प्रोटीन है, ग्लोब लाइक प्रोटीन और इम्यूनिटी के काम आती है, इसलिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यून सिस्टम को बनाने वाली ग्लोब लाइक प्रोटीन, दीज आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को शॉर्ट में बोलते हैं IG। व्हाट इज I? व्हाट इज G? तो बताओ एंटीबॉडी का दूसरा नाम IG। व्हाट इज IG? इम्यूनो। और बोलते हैं बॉडी में कुल मिलाकर 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनका नाम है गैमडे, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। व्हाट इज IG? कभी भूल जाना तो याद रखना गैमडे। गमदे, गमदे लो, गमदे लो। G फॉर IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। आगे क्या लगाना है? IG। इट इज गमदे। और ये इनका नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस, यानी कि बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएगी? IgG। उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो कभी पूछा जाए कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा? यस, इनके अपने कुछ नाम भी हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। IgG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, G फॉर गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा। G का मतलब गामा।
IgA is immunoglobulin alpha, A for alpha. IgM का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, म्यू। IgD का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, D फॉर डेल्टा। और E का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, इनके नाम हैं तो लर्न करने पड़ेंगे। एप्सिलॉन, ऐसा नहीं कि आप एप्सिलॉन नहीं जानते, गामा नहीं जानते। शायद मुझे याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन का यूज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, याद है? जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, कौन सा? कूलम, तो एप्सिलॉन। तो बताओ, G फॉर गामा, A फॉर, M फॉर म्यू, म्यू शायद हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यस। D फॉर डेल्टा, डेल्टा इज एनी चेंज, और E फॉर एप्सिलॉन। थोड़ी बहुत फिजिक्स हमको याद है। गैम डे, बताओ सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी? IgG, फिर IgA, फिर IgM, फिर IgD, फिर IgE। बताओ सबसे ज्यादा। गैमडे याद रहेगा? गंदे नहीं, और गैंडे भी नहीं। बोले सर हमको तो गैंडे से याद रहता, मैं M की जगह N कर लेता हूं। नहीं, गैंडे नहीं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो दीज आर द लीनियर प्रोटीन और ग्लोबुलर। और क्या ये इम्यून सिस्टम बनाते हैं? इसीलिए इनका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन। हर एंटीबॉडी में प्रोटीन चेन पाई जाती है, और इन प्रोटीन चेन में 4 प्रोटीन चेन होती है। 2 चेन होती हैं हैवी, और 2 चेन होती हैं लाइट। लाइट मतलब टॉर्च रहता है उनके पास। तो बताओ, किसी भी एंटीबॉडी, चाहे IgG, AD कोई भी हो, उन एंटीबॉडी को बनाने के लिए ग्लोब लाइक प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन में होनी चाहिए प्रोटीन की चेन। और प्रोटीन की चेन कितनी है? 4। 2 हैवी, 2, और इसीलिए इसे बोलते हैं H2L2। व्हाट इज H2L2? हैवी 2, लाइट 2। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। और मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। वैसे तो एनसीईआरटी में डायग्राम है, मेरे बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन आप जानते हो ओमेगा ओमेगा कोचिंग के नाम पर हटा दें इसे। तो इसे हटाने के बाद मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं एंटीबॉडी का। देखिए, 2 हैवी चेन। पहले मैं हैवी चेन बना रहा हूं। अरे क्या कर दिया मैंने? अच्छा ठीक तो किया। हैवी चेन बनाने जा रहा हूं। एकदम शांत रहो बेटा। ये 2 हैवी चेन हो गए। हाँ बस आपकी बात कहीं नहीं सुननी। इसके बाद 2 लाइट चेन है। ये व्हाइट कलर वाली लाइट चेन है। तो पीली वाली ये है, ये हैवी चेन। और बेटा जो व्हाइट वाली बनाई है मैंने, बनाई लाइट चेन। और ये हैवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़ी हैं डाई सल्फाइड लिंकेज से। कौन से? ध्यान से देखिएगा, एक सल्फर, फिर एक सल्फर, फिर एक सल्फर। ये दोनों चेन आपस में जुड़ गई, दोनों हैवी चेन आपस में जुड़ गए। फिर इसके बाद हर हैवी चेन में 2 डाई सल्फाइड लिंकेज और है, लाइक दिस।
आप अपनी बुक देखोगे तो अच्छा रहेगा, मेरा ये वाला देखना नहीं पड़ेगा। इसमें लाइट चेन ऊपर बना है, सही है। बताओ ये कौन सा लिंकेज? डाइसल्फाइड लिंकेज है। ये कौन सा? दोनों हैवी चेन आपस में जुड़ गए। अब हैवी और लाइट को जोड़ने के लिए भी डाइसल्फाइड लिंकेज है। हैवी और लाइट को भी जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या हुआ? कुछ गड़बड़? वो बुला रहे आपको, लाओ। सभी स्टूडेंट अपना टेम्परेरी एडमिट कार्ड जमा करके परमानेंट कार्ड ऑफिस से ले लें। एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा और 3/12/2020 को AMSR का मतलब क्या है? अच्छा, 10:30 से लेकर के 12:30 बजे तक A और M वाले, यही तो पूरा AMSR, A नाम वाले, M वाले, S वाले और R वाले 10:30 से 12:30 और 2 से 6। जिनका जिनका नाम A से है, M से है, S से है, R से है, वो 10:30 से 12:30 सुबह और 2 से 6 शाम। बाकी BCDEFGHIJKLNOPQ TUV WXYZ 4/12 को, यानी 3 को नहीं, 4/12 तारीख 4 दिसंबर को 10:30 से 12:30 सुबह और 2 से 6 शाम को मिलेंगे। अगर किसी के नाम में मोहम्मद है तो M माना जाएगा। और कृपया सिंगल सब्जेक्ट वालों में जिन्होंने एडमिशन लिए वो लोग अभी चिल को ना मचाएं। वो PCB और अभी CB और PC वाले डबल और ट्रिपल वाले सब्जेक्ट वाले लेंगे, तो सिंगल सब्जेक्ट वालों को बाद में मिलेंगे, तो आप लोग घर जा सकते हैं ना। यार तुमने मेरा काम गड़बड़ कर दिया, मैं आराम से पढ़ा रहा था। बोलो क्या है? 2 डाइसल्फाइड लिंकेज हैं, दोनों हैवी चेन जुड़ गई। फिर हर एक चेन में डाइसल्फाइड लिंकेज है खुद के। और इसके बाद इनमें अपने खुद के डाइसल्फाइड लिंकेज हैं, लाइक दिस। आप नहीं यार, इधर नहीं है, इधर है। आउटसाइड है कि इनसाइड है? आउटसाइड है। देखो मैं डायग्राम बनाना भूल गया। यस, बेटा एकदम शांत रहो, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास NCERT है, तुम उससे देख सकते हो। याद रखना, इनका जो ये रीजन है, बेटा बातें करना चालू कर देना तुमने। मैं किसी भी एंटीबॉडी को बना रहा हूं और किसी भी एंटीबॉडी में 2 लाइट और 2 हैवी चेन है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी हैं 2 जगह, लाइट और हैवी भी आपस में बेटा जुड़ी हुई हैं 1 जगह इधर और 1 जगह इधर। और इसके अलावा जितने डाइसल्फाइड लिंकेज हैं वो एक ही चेन के, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर की इंट्रा? बताओ, ये वाला इंटर, ये वाला इंटर, ये वाला इंटर, इंटरमॉलिक्यूलर। दीज आर द बॉन्ड एंड दीज आर इंट्रा, दीज आर इंट्रा, दीज आर इंट्रा, दीज आर इंट्रा। ऑल अदर डाइसल्फाइड लिंकेज आर इंट्रा। इनके आकार जो होते हैं ये वाई आकार की होती हैं, वाई आकार की। तो वाई में जो इनका ये वाला फेज होता है, इट इज अ कांस्टेंट फेज। ये वेरिएबल नहीं होता, ये बदलता नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं FC। F मतलब पोर्शन है ये, और C मतलब कांस्टेंट। ये पोर्शन नहीं बदलता एंटीबॉडी का। और यहां पर जाला जो पोर्शन होता है वो हर पैथोजन के हिसाब से बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइट होता है FAB
ए बी का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। बोलो क्या नाम है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और हर बार एंटीजन सेम नहीं होगा। चिकन पॉक्स का एंटीजन अलग होगा, स्मॉल पॉक्स का अलग होगा, पोलियो का अलग होगा। तो बताइए ये वाला पोर्शन फिक्स है कि वेरिएबल? ये वाला वेरिएबल, ये वाला फिक्स। याद रहेगा? तो बताओ किसी भी एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? देखने में वाई शेप, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो कैसा? ग्लोब। बोलो कैसा? और ग्लोब में भी इसीलिए इनका नाम क्या होता है? आईजी। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोब। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। और पांचों के नाम? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीबी, आईजीई। ये जो 5 प्रकार की वेरिएबिलिटी है वो यहां से नहीं है। 5 प्रकार की वेरिएबिलिटी है इनके अमीनो एसिड में, सीक्वेंस में। नहीं रहा होगा कोई बैठा हुआ। अगर मैं बोलूं आईजीजी आईजीए से किस बात में अलग है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, लाइट चेन और हैवी। लेकिन हर आईजी एक जैसी नहीं है, हर आईजीजी एक जैसी नहीं है। कोई आईजीजी चिकन पॉक्स के लिए हो सकती है, कोई आईजीजी बेटा पोलियो के लिए हो सकती है, कोई आईजीजी किसी बैक्टीरिया के लिए हो सकती है। तो बताओ हर आईजीजी का ये वाला पोर्शन फिक्स? यस, आईजीजी, क्योंकि क्या हो गई? जी, ये फिक्स हो गया और ये वाला फेक पोर्शन वेरिएबल। लेकिन अगर मैं बोलूं आईजी और जी और आईजीएम किस बात में अलग है? इनके अमीनो एसिड के सीक्वेंस। नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा, केवल हाँ बोल रहे हो तुम। और यहीं पर बेटा टीचर दुखी हो जाता है, कहता क्यों पढ़ाएं। अब इधर सुनो, एक ये चेन है प्रोटीन की। इतना कह देने से कुछ नहीं हो गया सर। प्रोटीन की चेन है तो किसकी बनी होगी? ईंट पत्थर की, अमीनो एसिड की। मान लो ये वैलिन है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये सीरीन है, ये सिस्टीन है। ये प्रोटीन की चेन हो गई। यहां पर 4 अमीनो एसिड है। यही 4 अमीनो एसिड में ये वैलिन है, फिर इसके बाद आया सीरीन, फिर आ गया सिस्टीन, फिर आया ग्लूटामिक एसिड। ये भी प्रोटीन है। बताओ ये दोनों प्रोटीन सेम है कि अलग अलग? किस बात में? अमीनो एसिड सेम है कि अलग अलग? हाँ, तो बताओ दोनों प्रोटीन है पर दोनों एक जैसी की अलग अलग? हाँ, अब एक प्रोटीन का नाम मैंने रख दिया आईजीजी। बोलो क्या नाम का? और एक का नाम रख दिया आईजीएम। बोलो। अब जितनी आईजीजी होंगी उनका सीक्वेंस यही रहेगा और जितनी आईजीएम होगी उनका सीक्वेंस यही रहेगा। यस और नो? अब बताओ ये चिकन पॉक्स के लिए किस पर वेरी होगी? एंटीबॉडी। बताओ आईजीजी फॉर चिकन पॉक्स ये वेरी करेगा कि एंटीजन? हाँ, आईजीजी फॉर पोलियो ये वेरी करेगा कि एंटीजन? अब बताओ आईजीजी आईजीएम आईजी से किस वजह से वेरी करेगी? सीक्वेंस। नहीं आया? तो बताओ एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से किस बात में? एक टाइप की एंटीबॉडी दूसरी टाइप की एंटीबॉडी से किस बात में? सीक्वेंस ऑफ। और एक प्रकार की एंटीबॉडी आईजीजी ले लो या आईजीएम ले लो, वो बार बार वेरी करेगी किस बात में? एबी वाले साइड पर। कौन सी साइड? कौन सा? एंटीजन बाइंडिंग साइट। शायद 2% लोगों को समझ में आया, किसी को नहीं आया ना? आया? बताओ अगर मैं बोलूं आईजीजी और आईजीएम की प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस सेम है कि अलग अलग? आईजीई का भी, आईजीडी का भी, आईजीई का भी। पर मैंने कहा आईजीजी खुद में 10 प्रकार की है। चिकन पॉक्स के लिए अलग, पोलियो के लिए अलग। तो बताओ आईजीजी की सारी आईजीजी का कौन सा पोर्शन कांस्टेंट होगा? सीक्वेंस वाला पोर्शन कांस्टेंट होगा। कौन सा वेरी करेगा? नहीं आया? बताओ मैंने कहा 5 आईजीजी ले ली, चलो 5 आईजीएम ले ली। आईजीएम, आईजीएम, आईजीएम। दिस आईजीएम इज फॉर हेपेटाइटिस बी, दिस इज फॉर हर्पीज एंड दिस इज फॉर चिकन पॉक्स। बताइए इनका कौन सा पोर्शन वेरी नहीं करेगा? कौन सा? FC। बताओ हर बंदे का FC सेम होगा?
क्योंकि ऑल ऑफ देम आर IgM। तो बताओ इनमें वेरी क्या करेगा? FAB। व्हाट इज FAB? एंटीजन बाइंडिंग साइट। पक्का? अब मैंने कहा कि सर IgM की बजाय मैंने ले लिया IgD। बताइए, अब बताइए IgD और IgM का FC पोर्शन एक जैसा कि अलग अलग? ये दोनों एक जैसा कि अलग अलग? तो फिर काहे लिखे हो कांस्टेंट? अगर कांस्टेंट है तो ये और ये एक जैसा होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि IgD भी 10 प्रकार की हो सकती है। हर्पीस के लिए अलग, चिकन पॉक्स के लिए अलग। तो बताओ इनका क्या वेरी करेगा? FAB। तो सारी IgD आपस में वेरी करेंगी किस जगह पर? FAB। व्हाट इज FAB? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और सारी एंटीबॉडी एक दूसरे से किस में वेरी करेंगी? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। कितने लोगों को बिल्कुल नहीं आया? गुड। एक तो है जो सच्चा है, एक तो है कम से कम जो सच्चा है। अच्छा बेटा इधर ध्यान दो। किसी ने कहा कि सर हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो कभी तुमने सोचने की कोशिश की कि अल्फा और बीटा चेन का मतलब क्या है? किसी को क्या मतलब? भाड़ में जाए, होगा कुछ। अल्फा चेन एक प्रोटीन का चेन है और प्रोटीन बने होंगे अमीनो एसिड से। किससे? तो बताओ, मान लो यहां सीरीन है, यहां सिस्टीन है, यहां पर ग्लूटामिक एसिड है, कुछ भी। और बीटा चेन बना हुआ है, यहां पर सर वैलिन है, यहां पर कुछ भी है, ग्लूटामिक एसिड है, कुछ भी है। तो बताओ, बीटा चेन और अल्फा चेन दोनों प्रोटीन है, दोनों में अमीनो एसिड है, लेकिन दोनों के अमीनो एसिड का सीक्वेंस है कि अलग अलग? तो बताओ दोनों किस बात में अलग अलग? हाँ, अब बोला गया कि सर सुनील सर की बीटा चेन और आदित्य बाबू की बीटा चेन में कोई अंतर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की बीटा चेन का सीक्वेंस वही होगा। यानी जितनी भी बीटा चेन है उनका सीक्वेंस और जिनकी भी अल्फा चेन है उनके सीक्वेंस। इसका मतलब जितनी भी IgD है, जितनी भी उनका कांस्टेंट पोर्शन, कांस्टेंट की वेरिएबल, हाँ, और ये वाला पोर्शन, हाँ। तो बताओ IgD है और IgD है हर्पीस के लिए और IgD है हेपेटाइटिस के लिए। तो बताइए उसका ये वाला पोर्शन, हाँ, लेकिन ये वाला पोर्शन। अब IgD के अलावा मैंने एक एंटीबॉडी और ली और इसका नाम है IgM। बोलो क्या नाम है? क्या ये भी Y शेप्ड है? बताओ इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस एक ही अलग है, हाँ? क्योंकि एक है D यानी डेल्टा और एक है म्यू यानी म्यू। इसका मतलब सीक्वेंस दोनों का सेम की अलग अलग है, हाँ? लेकिन जितनी IgM है, मान लो IgM हर्पीस के लिए और IgM हेपेटाइटिस बी के लिए, तो बताइए इनका कौन सा पोर्शन फिक्स? दिस, ये फिक्स है और ये वाला। तो सारी IgM का ये वाला पोर्शन फिक्स, सारी IgD का ये वाला पोर्शन फिक्स, सारी IgG का ये वाला पोर्शन फिक्स। तो सारी IgG का ये वाला पोर्शन फिक्स होगा। तो ये बताओ वेरिएबल की कांस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज FC। बोलो क्या बोलेंगे? और ये वाला पोर्शन जहां पर एंटीजन बाइंड होगा इट इज फिक्स और वेरिएबल, क्योंकि हर बार एंटीजन सेम होगा कि वेरी कर जाएगा। तो क्या IgG हर्पीस के लिए हो सकती है? IgG क्या हेपेटाइटिस बी के लिए हो सकती है? पता IgG हर्पीस और हेपेटाइटिस बी का कौन सा पोर्शन सेम? दिस, ये वाला पोर्शन सेम की वेरिएबल, क्योंकि एंटीजन फिक्स है की वेरिएबल। तो उसकी बाइंडिंग साइट भी अभी भी नहीं आया। अब कितने लोगों को नहीं आया? कुछ लोगों ने बेटा छोड़ दिया कि अब आएगा नहीं तो क्यों पूछा जाए। कितने लोगों को नहीं आया? हाथ उठाओ। सबको आ गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें क्या है? कौन ऐसा टीचर मिलेगा जो पूछ पूछ के पढ़ाता है? कोई ना मिलेगा। लेकिन तुम बताओ एंटीबॉडी कौन बनाता है? हाँ? प्लाज्मा सेल। किसकी हेल्प से बनाता है? टी साइड की बी साइड? टी लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट? पक्का? इसलिए HI बनाएंगे। व्हाट इज HI? CMI में एंटीबॉडी। व्हाट इज CMI? सेल मीडिएटेड। पक्का? थैंक यू वेरी मच।
एंड नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें दिया गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आप देख भी नहीं पाएंगे, कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी वाले पोर्शन में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का 4 लाइन का पैराग्राफ है। एवरीवन हियर, और क्वेश्चन बन चुका इसलिए मैं हूं। बोलते हैं कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग की, रादर ह्यूमन बीइंग की ही बात करेंगे, किडनी खराब हो जाती, लिवर खराब हो जाता है, कई बार तो हार्ट खराब हो जाता है। तो हम ह्यूमन की अपनी किडनी हटाकर किसी डोनर की किडनी डालते हैं। तो जब हम किसी डोनर की किडनी किसी होस्ट में डाल रहे हैं, सुन लो, भगवान ना करे मैं अपना क्यों बोलूं, किसी और का बोलूं। हाँ किसका बोलूं? नहीं, बाबा, भगवान करे बाबा को लंबी आयु मिले। बाबा जैसा टीचर इस काका देव में होना बहुत जरूरी है। भगवान करे बाबा अपनी जिंदगी में 100 साल जिए, 200 साल जिए। एक हमारा दुश्मन है, बताएंगे नहीं, इनका नाम ही दुश्मन है। अरे चुप रहो, बता दो तो क्या कर लोगे? हमारे दुश्मन का नाम है सुरेश। जब मैं कक्षा 6 में था तब इसने मुझे मारा था, और ये मेरे से हाइट में बड़ा था, और मैं फिर इसको मार नहीं पाया क्योंकि मैं बड़ा हुआ तो ये और बड़ा हो गया। अब कहीं नहीं मिलता, आजकल जेल में है। तो जब जेल के लौट के आएगा तो कह रहा था फिर मारेंगे। खैर, तो सुरेश की किडनी खराब हो गई। सुरेश ने इतनी दारू पी कि दोनों किडनी। अब सुरेश कह रहे हैं कि हमको जिंदा रहना है, दोनों किडनी खराब हो गई। तो सुरेश का जानने वाला एक टपोरी बंदा है, मतलब भाई बोले तो मैं अपनी किडनी दूं। तो ये जिसने अपनी किडनी दी है ये है डोनर। बोलो क्या है ये? और सुरेश बाबू हैं होस्ट। क्या है? होस्ट की दोनों किडनी खराब है, तो मैं इनको निकाल दूं या पड़ी रहने तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, पड़ी भी रहती कोई दिक्कत। और मैं डोनर की एक किडनी उठा करके यहां पर लगा दूं, तो जो ये डोनर की किडनी है जब यहां लगाई जाएगी, ध्यान सुनना, जब यहां लगाई जाएगी तो याद रखना होस्ट का अपना इम्यून सिस्टम उठ खड़ा होगा। इम्यून सिस्टम कहता है कि मैं किसी भी फॉरेन चीज को अपनी बॉडी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई ऑर्गन ही क्यों ना हो। तो वो इस किडनी को बोलेंगे तुम फॉरेन सब्सटेंस हो। कैसे सब्सटेंस हो? ये इसे फॉरेन बॉडी कंसीडर करेंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब सुरेश बाबू का इम्यून सिस्टम जो होगा वो इस किडनी को देख के गुस्सा जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा ये किडनी सुरेश की है कि डोनर की है। और डोनर की जो किडनी है वो सुरेश के लिए अपनी है कि फॉरेन है? हाँ। और हर फॉरेन चीज को इम्यून सिस्टम एंटीजन मानता है। क्या मानता है? हाँ, एंटीजन, सॉरी, पैथोजन, एंटीजन जो भी मानता है, और वो इसके खिलाफ काम करता है, और इसको खिलाफ काम करके इसे रिजेक्ट करता है। क्या करता है? रिजेक्ट। तो बताओ, डोनर ने किडनी लगाई पर किडनी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? हाँ। तो बोलते हैं इम्यून सिस्टम में जो CMI है, कौन है? CMI। व्हाट इज CMI? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसीलिए मैं एंटीजन लिखने में डर रहा था। कौन सा इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इस ऑर्गन को रिजेक्शन के लिए
तैयार रखती है। तो अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गन यहां डाला जाएगा तो कौन उठ खड़ा होगा? CMI। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करेगा कि रिजेक्ट? तो बताओ ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? CMI। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार? CMI। तो बोलते हैं सर इतनी दुनिया में इतने ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहे कैसे? तो बोलते हैं जो डोनर होना चाहिए वो होना चाहिए रिलेटिव। कैसा होना चाहिए? और अगर रिलेटिव हो गया तो दो चीजें मैच होने के चांसेस हैं। एक है HLA, ये आपकी बुक में नहीं है, इसे आपकी बुक ने लिखा है टिश्यू एंटीजन। तो जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी में डाला जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका HLA मैच कर जाए, यानी टिश्यू एंटीजन मैच कर जाए। कुछ लोग तो उल्टी कर देंगे कि ये सब क्या पढ़ाने लगे, पर अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो तुरंत जान जाएंगे कि ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। क्या मैच कर जाए? तो मान लो सुरेश का ब्लड ग्रुप A है, बोलो कैसा है? तो मुझे डोनर भी कैसा चाहिए? सुरेश का ब्लड ग्रुप O है तो मुझे डोनर भी कैसा चाहिए? O। तो मान लीजिए सुरेश का HLA और डोनर का HLA टिश्यू एंटीजन मैच कर जाए तो बताओ इम्यून सिस्टम इसे क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, चलो अपना ही है, हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल कराना हो तो दूर के रिलेटिव की किडनी मांगोगी पास के। इसलिए बाप और बेटे की किडनी मैच कर जाती है, कई बार माँ और बेटे की किडनी मैच कर जाती है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ की इतने क्लोज रिलेटिव हैं लेकिन फिर भी मैच क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दे आर रिलेटेड विद द बायोलॉजी और बाय द रिलेशन। तो हमें कैसा रिलेशन चाहिए? बायोलॉजिकल रिलेशन, यानी बच्चे की माँ के साथ बच्चे की पापा के साथ मैच कर जाती है। इसीलिए हमें दो चीजें मैच करानी है, एक कौन? HLA दैट इज टिश्यू एंटीजन, और दूसरा कौन? ब्लड ग्रुप। अगर ये दोनों मैच नहीं किए, अगर ये दोनों मैच नहीं किए तो कौन उठ खड़ा होगा? और बताओ इसे बचाएगा कि मार देगा? तो बताओ किडनी दूसरे की डाली गई और सक्सेस। इसीलिए हर किडनी हर बंदे के लिए ठीक नहीं। तो बहुत सारे ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते? अगर फिर भी तुम्हें सक्सेसफुल करना है तो याद रखना आपको खिलानी पड़ेंगी दवाइयां, और इन दवाइयों का नाम है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट ये ऐसी दवाइयां हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगी। यानी अगर हमने किडनी डाली, CMI उठ खड़ा होने का चांस है, तो CMI को उठने दिया गया कि दबा दिया गया? किससे? दवाइयों से। उन दवाइयों का नाम इम्यूनोसप्रेसेंट। इसीलिए जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है या लीवर ट्रांसप्लांट होता है, क्या वो जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं? कौन सी दवाइयां? इम्यूनोसप्रेसेंट। सुना नहीं तुमने? सुना? हाँ, क्या कह रहे हो? बिल्कुल। तुम्हें क्या लग रहा? ईश्वर की कोई चीज दी हुई और निकाल करके किसी दूसरी चीज को डाल करके बहुत जीवन अच्छा चलने वाला है? बहुत खराब। इसलिए कह रहे हैं कि सब सिगरेट बीड़ी छोड़ दो। लंग्स का तो ट्रांसप्लांटेशन भी बड़ा मुश्किल है। एक बार गया तो गया, मत पिया करो। कौन ये पीता है? कहा गया ये पीता है? आप अपनी दोस्ती दिखा रहे हो। दोस्ती ये है कि उसे रोको कि मत पिया करो। अरे हट, अब कल हम कितना भी नहा के आए देखना हम काले और हो जाएंगे। वही तो उसने पूछा। इसीलिए जिनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ उनको बहुत खुले में घूमने, उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। और इसीलिए हर बंदा किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं कराता। जिसके पास पैसा अनाप शनाप हो वो कहता है ठीक है जाना तो है, ये 2-4 साल और रुक लो मैं सर। तो बोले इसके रुकने के लिए क्या होगा? बोले 25 लाख की किडनी खरीद लेते हैं, फिर हर 5 लाख हर साल खरीद दे देंगे। इसीलिए मृत्यु तो अवश्य संभावी है। आज गए कि
हाँ, तो जो जा रहा है उसको रोको, जाने दो, वो फिर कभी मिलेगा। सोचो सोचो, पर तुम सोच नहीं पाओगे किसी जन्म में हम तुम मिले होंगे। अबे वो क्या कर रहे हो? आज फिर मिले, किस रूप में? और ये रुकने वाला आत्मा अजर, और ये केवल अपना रूप, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट, एनर्जी कैन आइदर ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म। और एक दिन जब ये एनर्जी निकल जाएगी तो दिखेंगे सुनील सर ही, लेकिन होगा कोई नहीं। तब तुम बोलोगे अरे अब कुछ नहीं बचा, मिट्टी है। क्या है? और मिट्टी को कहाँ मिलाओगे? मिट्टी। अभी तो हम बोल रहे हैं, बोले बड़ा अच्छा आदमी, और जिस दिन एनर्जी निकली, अच्छे आदमी, अब ये सुनील सर है कि मिट्टी है? बैठो यार, कहाँ इमोशनल कर दिया। हमको ये बहुत लगता है, जिंदगी भर आदमी कमाता है। ऐसे तो तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम्हें कमाना भी चाहिए। जिंदगी भर आदमी कमाता है, कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, और भगवान खुश हो रहा, बनाओ बनाओ। बाबा बड़े बड़े बंगला खरीद रहे, एमराल्ड खरीद रहे, 3.5 करोड़ 4 करोड़ एमराल्ड, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स। बोले बनाओ बनाओ, बनाते बनाते जाओगे बूढ़ा। और तुम्हारा नंबर आ जाएगा, लड़का आएगा, कौन यूज किया, कौन बनाया, नहीं समझ में आया। हमारे बाबा जी ने 10 बीघे खेती की थी, अब बाबा जी खेत हैं। नहीं समझ में आया। तो सब यहीं छूट जाना है, लड़ाई झगड़ा करना है। जब तक रहो, खुश रहो, मस्त रहो। क्यों डॉक्टर बनना है? पैसा कमाना है ना? डॉक्टर इसलिए बनना है, सेवा है। सेवा करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं बनता। जितने लोग कह रहे हैं मैं सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना हूं, मन में सोच रहे हैं कि मेवा। अरे अपनी सेवा, हाँ ये सबसे सही है। अपनी सेवा सबसे अच्छी सेवा। जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में पैसा खर्चा करते हैं, अच्छे तरीके से सजते संवरते हैं, मुझे लगता है कि ये काम बिल्कुल सही हो रहा है। समझ रहे हो? अब बोला ठीक है, कल से सर फेयर एंड लवली 4 खरीदनी है। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। कल हम लोग वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, कल बेटा 9:30 बजे R2 और 11:30 बजे R1।